everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm your polity teacher Neha. In our previous classes, we discussed about the concept of fundamental rights and directive principles of state policies. So, in today's class, we are going to understand what fundamental duties are, in which article of Indian Constitution they are mentioned to, and apart from that, how many fundamental duties are there, what was the need of adding the concept of fundamental rights into the Indian Constitution, and after doing all the things, I am going to provide you a easy trick, a fun trick to learn all the fundamental duties in a easy way, that too quickly without getting bored of it. So let's begin. Before that, I want to tell you what fundamental duties are exactly. See, when we discussed about the concept of fundamental rights, आपको उसके नाम से ही पता चल रहा था कि यहाँ पे हमारे अधिकारों की बात होने वाली है, हमारे राइट्स की बात होने वाली है, राइट। देखिए, उसी तरीके से इन द सेम वे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम क्या बात करने वाले हैं कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स में हम क्या बातें करते हैं कि जब हम एक सिटीज़न हैं इंडिया के, तो हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, राइट। तो उसी तरीके से सेम वे में जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम ये देखते हैं कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपके और मेरे क्या मौलिक कर्तव्य हैं, क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया हो। राइट्स में हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, ड्यूटीज़ में हम अपने कर्तव्यों की बात करेंगे। राइट्स में हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं जो कि हमें बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा यदि हम एक इंडियन सिटीज़न है। तो चलिए आगे बात करते हैं। Fundamental duties are set of moral obligation enriched in the Indian Constitution under Article 51A for every citizen। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये आर्टिकल 51A में मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स, कि कोई भेदभाव नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सेम उसी तरीके से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी हर एक सिटीज़न के लिए समान होती हैं, हर एक सिटीज़न के लिए बराबर होती हैं। यहाँ पे भी आपको किसी तरीके का भेदभाव, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। यदि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ तो मुझे भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, और एंड यदि आप एक इंडियन सिटीज़न है, ऑफकोर्स आप और मैं, हम सभी इंडियन सिटीज़न हैं, तो हम सभी को 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही प्रोवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के लोगों के लिए हमने ज़्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना दी हैं, या फिर किसी स्टेट के लोगों को हम कम फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम बच्चों को कम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देने वाले हैं, बड़ों को ज़्यादा देने वाले हैं, या फिर हम विमेन जो हैं, विमेन को हम कम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देंगे, मेन को हम ज़्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज़ देंगे। नो, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या हैं, हर एक इंडियन सिटीज़न के लिए बराबर हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये मेंशन्ड है आर्टिकल 51A में। यहाँ पे ए क्या मेंशन करता है, ए किस चीज़ को शो कर रहा है कि ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इन्हें किसी ना किसी अमेंडमेंट के द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया है। ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई, उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कोई कंसेप्ट हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में देखने को नहीं मिला। तो फिर आगे ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया, चलिए देखते हैं। They were introduced by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। अब देखिए, 1976 में हमारे इंडिया में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंसेप्ट को ऐड किया गया। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनका आइडिया, इनका जो कंसेप्ट है, ये हमारे यहाँ पे किस तरीके से आया, कहाँ से हमने इस चीज़ को बोरो किया। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे हम बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने क्या किया,
ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे अच्छे कंसेप्ट थे, उन्हें उठा के क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया, ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो आगे चल के एक नया कंसेप्ट हमारे इंडिया में पता चला कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा भी कोई कंसेप्ट जो है वर्ल्ड में प्रिवेल करता है। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है, ये कौन से देश में देखने को मिला? फॉर्मर सोवियत यूनियन, यानी कि प्रेजेंट डे रशिया का पुराना नाम सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो सोवियत यूनियन यानी कि रशिया में हमारे यहाँ के लॉ मेकर्स को एक कंसेप्ट दिखा जो कि था फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो उन्हें लगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है भाई इंडिया में भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने इंडियंस को राइट्स तो बहुत सारे प्रोवाइड कर दिए कि आपको इस चीज़ की भी फ्रीडम है, आप ये भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जी सकते हैं, आपको अपना धर्म चुनने का अधिकार है, आपको एजुकेशन का अधिकार है, आपको प्रिवेसी का अधिकार है, आपको पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करना है, रिसाइड करना है, हम सारी चीज़ों के अधिकार, सारी चीज़ों की फ्रीडम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो देनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हम किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे तो वो तो स्पॉइल्ड हो जाएगा, वो तो बिगड़ जाएगा ना। उस इंसान के पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए, कुछ जिम्मेदारियों का एहसास भी तो होना चाहिए ना इंसान को। हम बोलते हैं ना, जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप मैच्योर हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है, उसे समझ आता है कि हाँ अब मैं बड़ा होते जा रहा हूँ या अब मैं बड़ी होती जा रही हूँ, तो अब मुझे ये सारे काम नहीं करने हैं। कौन से काम करने हैं? अपने करियर पे फोकस करना है, ज़िंदगी को सीरियसली लेना है, अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लेना है। तो वही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई सिटीजन्स को हमने राइट्स तो बहुत सारे दे दिए हैं कि आप ये भी कीजिए, आप वो भी कीजिए, आपको हम हर तरीके की फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन इंडियंस के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए। कोई सिविक ड्यूटी नाम की भी तो बातें होनी चाहिए ना कि भाई हाँ हम इस देश के वासी हैं तो इस देश को लेके हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। ये फीलिंग इंडियंस के अंदर उस टाइम पे मिसिंग थी। जिस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, जिस चीज़ को प्रमोशन के लिए, जिस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि इंडियंस के मन में एक फीलिंग होती है जो कि हाँ भाई ये मेरा देश है, मुझे इस देश के लिए ये काम करने हैं, अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, अपने देश को डेवलप बनाना है, अपने देश के लिए क्या सही है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को सोचने का जो एक थिंकिंग था, उस वे ऑफ थिंकिंग को जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंसेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। आई रियली होप कि आपको समझ आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स से किस तरीके से अलग हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इसके कंसेप्ट को हमने कब बोरो किया, कहाँ से बोरो किया एंड कौन से एक्ट से बोरो किया। देखिए फिर से बताती हूँ शॉर्ट में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारे कर्तव्यों की बात करने वाला है कि आपके और मेरे क्या कर्तव्य हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आर्टिकल नंबर 51A में मैंशनड है। एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है यहाँ पे कि ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। तो फिर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब आए, कब ऐड ऑन किया गया? तो बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। अब इन्हें यहाँ पे एक और सवाल ये उठता है कि भाई ये जो आइडिया है पूरा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये कहाँ से आया, कौन से देश से आया, कौन से नेशन से आया? तो ये आता है सोवियत यूनियन या फिर रशिया से। अब ये चीज़ आपके लिए याद रखना ज़रूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि पास्ट में हमने ये क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ाम्स में देखा है, कई बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आए हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंसेप्ट को हमने कौन से देश से बोरो किया, या फिर ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया। तो आई रियली होप ये सारी ही चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, किस तरीके से याद करने हैं, और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है जो आपको और मुझे फुलफ़िल करनी होती हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को हमारी राइट्स के बारे में सभी को पता होता है कि हाँ भाई ये राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सारी बातें लोगों को पता होती हैं। पर जैसे ही बात आती है हमारी ड्यूटीज़ की तो लोग ना तो इस बात पे इतना ध्यान देते हैं और ना ही इस चीज़ को इतनी आसानी से याद रख पाते हैं, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। जहाँ तक हमारे अधिकारों की बातें हैं लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से रहेंगी कि हमारा ये भी अधिकार है, हमारा वो भी अधिकार है। पर अगर हम बात करें हमारी ड्यूटीज़ की
ड्यूटीज़ करना किसको है, वो भी तब जब आपको इसके लिए कोई पे स्केल ना मिल रहा हो, कोई पैसे नहीं मिल रहे हो, तो ऑफकोर्स लोगों को थोड़ा सा तो मन चेंज हो जाता है कि नहीं यार ड्यूटीज़ क्यों करनी है, हम ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब तक हमारा खुद का कोई प्रॉफिट नहीं होता हम उस चीज़ को याद नहीं रखते। लेकिन बीइंग एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आपका और मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है अगर हम इन ड्यूटीज़ को आसानी से लर्न कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं जो लिस्ट है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन सी हैं देखते हैं। द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज लेड डाउन इन आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, सबसे पहला टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी है। भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी है कि आप ये कर सकते हैं तो आप कीजिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ के लिए मना किया गया है, किसी चीज़ के लिए आपको फॉरबिड किया गया है, आपसे बोला गया है कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए, तो आप प्लीज़ उस बात का ध्यान रखिए और कॉन्स्टिट्यूशन की बात को मानिए। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको आदर देना है। जैसे कि हमारे यहाँ का जो नेशनल फ्लैग हुआ, नेशनल एंथम हुआ, नेशनल सॉन्ग हुआ, इन सारी ही चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट देनी है, इनकी वैल्यू करनी है, इन्हें सम्मान प्रदान करना है। ऐसा नहीं कि कहीं सड़क पे अगर गलती से नेशनल फ्लैग गिर गया है तो हम उसके ऊपर से चल के निकल जा रहे हैं, या फिर कहीं नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, नेशनल सॉन्ग प्ले हो रहा है तो हम वहाँ पर 2 मिनट के लिए खड़े नहीं हो पा रहे कि भाई कौन खड़े हुए। इस तरीके का एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। हमें क्या करना है कि अगर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही हैं, अगर हम किसी चीज़ को विटनेस कर रहे हैं जैसे कि नेशनल फ्लैग हुआ, नेशनल एंथम हुआ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है, इन चीज़ों को आदर प्रदान करना है, इन चीज़ों का सम्मान करना है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है। पहली चीज़ तो ये बोली गई कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातें मानो, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर जो चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में आपको मना की गई हैं करने से, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को सुनिए, उन चीज़ों को समझिए। दूसरी चीज़ बोली गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप प्लीज़ उनका सम्मान कीजिए, उन्हें जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आप इन्हें वो प्रदान कीजिए। इसके बाद हमारे यहाँ का जो नेशनल फ्लैग है, हमारे यहाँ का जो नेशनल एंथम है, या फिर वो नेशनल सॉन्ग ही क्यों ना है, आप प्लीज़ इन चीज़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, इन चीज़ों का मजाक मत बनाइए। और अगर आप कहीं देखते भी हैं कि इन चीज़ों का मजाक बन रहा है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को रोकने की कोशिश कीजिए, ना कि उसी चीज़ का हिस्सा बनिए। ये पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हमें सिखाता है कि यदि आप एक इंडियन सिटीज़न हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रिस्पेक्ट दें, उसकी बातों को समझें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उन्हें भी सम्मान दें। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, आप इन चीज़ों को भी रिस्पेक्ट प्रदान कीजिए। जो इज़्ज़त होती है, आदर सम्मान होता है, वो प्रदान कीजिए। दूसरी बात क्या बोली गई है, to cherish and follow the noble ideals that inspired the India's freedom struggle। अब देखिए ऐसे कई सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, अपने परिवार को ख़त्म कर दिया, अपने जीवन को समाप्त कर दिया, ताकि आज आप और मैं एक आज़ाद इंडिया में, आज़ाद भारत में बैठ के अपनी बातें कर सके, अपनी बातें कह सके और अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को शांतिपूर्ण और इज़्ज़त के द्वारा सम्मानपूर्ण अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो प्लीज़ आप उन नोबल्स का, उन आइडियल्स का भी सम्मान कीजिए, उन फ्रीडम फाइटर्स का भी सम्मान कीजिए जिन्होंने हमें आज ये आज़ादी दिलवाई, ये फ्रीडम दिलवाई। इतनी फ्रीडम से हम बैठ पा रहे हैं कि अपनी बातें रख पा रहे हैं। मैं आज आपको ये सारी बातें समझा पा रही हूँ और आप अपने घरों में शांति से बैठ के ये सारी भी बातें सुन पा रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल जो हुआ है, ये उन्हीं आइडियल्स के कारण हुआ है, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के कारण हुआ है। तो आपके और मेरे मन में उनके लिए एक सम्मान का भाव होना चाहिए और हमें उनके जो आइडियल्स हैं उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अपने देश के एक जागरूक नागरिक बन सकें। थर्ड वन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए हमें इंडिया में यूनिटी, इंटीग्रिटी और जो सोवरेनिटी है उसे मेंटेन करना है। हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है, अपने देश की एकता को बना के रखना है। कभी भी ऐसा कोई फीलिंग, ऐसी कोई भावना अपने मन में नहीं लानी है जिसके कारण हमारे देश की एकता में
कोई भी बोलना चाहिए रुकावट आए, किसी भी तरीके की हमें रोक टोक देखने को मिले, ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमें परफॉर्म नहीं करनी है जिससे हमारी कंट्री की यूनिटी जो है वो ब्रेक हो। कभी भी ना तो खुद ऐसा कोई काम करना है और ना ही दूसरों को करने देना है। ये हमारी ड्यूटी होती है कि हमें अपनी कंट्री की जो यूनिटी यानी कि एकता है, इंटीग्रिटी यानी अखंडता है, इन चीज़ों को क्या करना है, मेंटेन करना है और प्रोटेक्ट करके रखना है हमेशा। अगर कोई और इंसान भी इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसका साथ नहीं देना है, उल्टा हमें उस इंसान को समझाना है कि प्लीज़ आप इस तरीके के काम मत कीजिए जिससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट पड़े। हमें इसे साथ में मिलके प्रोटेक्ट करना है। फोर्थ वन आपसे बोलता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और कभी अगर ज़रूरत पड़ती है भविष्य में किसी भी नेशनल सर्विस की, मान लीजिए कोई जंग हो रही है, कोई वॉर हो रही है इंडिया की किसी और दूसरे नेशन से, और उस समय में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको या मुझे किसी भी तरीके की नेशनल ड्यूटी करने का मौका प्राप्त होता है तो उस समय हमें पीछे नहीं हटना है कि नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे, हमारा काम तो सिर्फ है फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना, ड्यूटीज़ वगैरह के काम हमारे नहीं है, हम क्यों करें। नहीं, आपको और मुझे उस समय इस तरीके की बातें ना करते हुए अपने देश के लिए अगर हमें कुछ करने का मौका मिलता है, किसी भी तरीके की नेशनल सर्विस अगर हमें प्रदान करने का, प्रोवाइड करने का मौका मिलता है तो हमें ज़रूर उस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको और मुझे सिखाती हैं। बात करेंगे फिफ्थ वन में, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि भाई आपको भाईचारे की जो एक भावना होती है कि भाई हम सभी भाई हैं, हम सभी एक देश के वासी हैं, हम सभी क्या हैं, एक बड़ा परिवार है। जो हमारा देश है, हमारा भारत देश वसुदेव कुटुंबकम की जो एक प्रथा है, जो एक बोलना चाहिए कंसेप्ट है, उस चीज़ को बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से विश्वास रखता है और उसी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपके और मेरे मन में भी यही भाव होना चाहिए कि हम सभी क्या है, आपस में एक बहुत ही बड़ा परिवार है और हम सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। हम लोगों को कभी भी रिलीजियस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर रीजनल बेसिस पे डिवाइड नहीं होना चाहिए और आपस में एकता बना के रखनी चाहिए, यूनिटी बना के रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो कि एक वुमेन की डिग्निटी को कम करती है, एक औरत के सम्मान को कम करती है, उन सभी प्रैक्टिसेस को नेग्लेक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरीके का माहौल रखना चाहिए, कुछ इस तरीके की सोसाइटी हमें जनरेट करनी चाहिए जिसमें वुमेन सेफ फील कर सकें एंड सर उठा के अपनी ज़िंदगी को जी सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कुछ इस तरीके का भी माहौल बना के रखना है कि हम सभी में क्या हो, काफ़ी अच्छे व्यवहार हो, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो, किसी भी तरीके का मनमुटाव ना हो। और यदि ऐसा कोई माहौल बन भी रहा है तो उस चीज़ में हम उस चीज़ को और बढ़ाएं ना। ऐसा अगर कोई माहौल बन रहा है जहाँ पे हमारी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, लोगों के बीच में एक बोलना चाहिए भेदभाव हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का मनमुटाव हमें देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ को बढ़ाने की जगह, उस चीज़ को प्रमोट करने की जगह हमें उस चीज़ को वहीं रोकने की कोशिश करनी चाहिए, उस चीज़ को हमें वहीं स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड जो फीलिंग होती है फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की अपनी सोसाइटी में, उसे हमें प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज़ कंपोजिट कल्चर। अब आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो और जो इतिहास रहा है वो काफ़ी सुंदर रहा है और काफ़ी रिच रहा है। तो हमें अपने इतिहास को, अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को पहली बात तो वैल्यू करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। दूसरी बात, इसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे देश के कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके या फिर किसी भी कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके हमें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि इसे हमेशा हर समय प्रिजर्व करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को वैल्यू करना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें सिखाती हैं कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपको हमेशा अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, अपने कल्चर की वैल्यू करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस चीज़ का आगे चल के प्रमोट भी करना है ताकि हमारी कंट्री में हमारा जो एंशिएंट कल्चर रहा है, एंशिएंट ट्रेडिशंस रहे हैं, वो आगे भी कायम रहें, आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहें।
उसके बाद आगे बात करते हैं। 7th वन बोलता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। अब देखिए हमें क्या करना है, हम जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, पहली बात तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, अपने फॉरेस्ट को, अपने लेक्स को, अपने रिवर्स को, अपनी वाइल्ड लाइफ को, एंड हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए भी हमारे मन में दया भावना होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि आप जिस देश में रहते हैं आपको उस देश के नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, जो नदियाँ हैं, जो तालाब हैं, जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं और वहाँ पे रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है उनका प्रोटेक्शन भी क्या है, आपकी ही ड्यूटी है। आपको ऐसी कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है जिससे इनमें से किसी भी चीज़ को हार्म पहुँचे, और कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। ये कौन बोलता है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें सिखाती हैं, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। कहाँ से बोरो की गई हैं, रशिया से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमसे बात की गई है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब देखो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि आपके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को ना अंधविश्वास मत कर लीजिए कि किसी ने आपको बोल दिया, आपने उस इंसान की बात सुन ली, आपने किसी अंधश्रद्धा की बात को सुन लिया, आपने किसी अंधश्रद्धा की बात को सुन लिया, आपने उस चीज़ पे विश्वास कर लिया, आपने कोई उड़ती हुई अफवाह सुन ली जिसकी कोई सर पैर नहीं है, जिसके बारे में आपको सच में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपने उसी बात को सच मान के आगे किसी और को वो बात बता दी। तो इससे क्या हो जाता है, कई बार बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, और इस तरीके से हमारी सोसाइटी का जो एक माहौल होता है, जो एक इन्वायरमेंट होता है, वो भी कई बार हमें ख़राब देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ इस तरीके का आप मेंटालिटी ना रखें, आप अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करें, आप चीज़ों को लॉजिकली लेके सोचें। हर बार आपको अंधविश्वास में घुसने की ज़रूरत नहीं है, अंधश्रद्धा पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब कोई भी न्यूज़ मिलती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को अच्छे तरीके से पता कीजिए क्या ये खबर विश्वास करने लायक है भी या नहीं। और अगर आपसे कोई भी इंसान, कोई भी अदर सिटीज़न आपको आके कोई बात बताता है कि सर देखिए ऐसी ऐसी बात है, तो आप प्लीज़ तुरंत उस पर खड़े होकर विश्वास मत कर लीजिए। आप उस चीज़ के बारे में पता कीजिए, उस चीज़ को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने, समझने, सुनने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी की भी बात पे आपने आँख बंद करके भरोसा कर लेना है। आगे बात करते हैं, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। अब आपको क्या करना है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसे भी सेफ गार्ड करना है, तोड़ फोड़ नहीं मचानी है, पब्लिक प्लेसेस को गंदा नहीं करना है। ये सारी चीज़ों के 2 बोर्ड वैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आपने देखे होंगे, कई बार बोर्ड लगा होता है कि यहाँ थूकना मना है, फिर भी लोग वहीं थूक के चले जाते हैं। यहाँ कचरा फेंकना मना है, फिर भी लोग वहीं कचरा फेंक के चले जाते हैं, जो कि गलत है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमें सिखाती हैं कि आपको जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपको उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना है, आपको उन्हें सेफ गार्ड करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद भी इंडियंस क्या करते हैं, अपनी ही प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा करते हैं। हमें क्या लगता है कि हम जहाँ जिस देश में रहते हैं वहाँ पर सिर्फ हमारा घर ही हमारा अपना है, ऐसा नहीं है। ये पूरा देश हमारा अपना है। यदि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो फिर अपने देश को क्यों नहीं। अगर क्या आप अपने घर के किसी हॉल में, बेडरूम में जाके थूक देंगे या वहाँ पे ऐसे ही कचरा फेंक देंगे? क्या नहीं फेंकेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये जो बेडरूम है, ये जो हॉल है, ये मेरा अपना है, ये मेरा खुद का घर है। तो अगर आप इसी फीलिंग के साथ अपने देश में भी ट्रैवल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी जगह को गंदा कर पाएंगे। तो यही चीज़ तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सिखाना चाहती हैं कि आप प्लीज़ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को गंदा मत कीजिए, उसे सेफ गार्ड कीजिए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, और ऐसी जगहों पे वायलेंस करना भी आप अवॉइड कीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग प्रोटेस्ट करते करते पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं, पत्थर मार देते हैं, आग लगा देते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत होता है। आप अगर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे। ये पूरे तरीके से गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को नहीं समझते। चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी टू रेज द नेशन टू हायर लेवल ऑफ एंडेव्योर एंड अचीवमेंट। अब भाई ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है कि आप अपने इंडिविजुअली भी एंड ग्रुप में भी आप अपने आप को इतना प्रोग्रेस पे लेके आओ, अपने आप को इतना अच्छा बना लो, इतना एक्सीलेंस कर लो चीज़ों में कि आप अपने देश का नाम रोशन कर सको, आप देश के लिए कुछ कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकें, जिससे कि क्या हो, आपके देश को भी प्राउड फील करने का मौका मिले।
चाहे आप एक कलेक्टिव एक्टिविटी करो, आप लोगों के साथ मिलके कुछ बड़ा करो, चाहे आप अकेले कुछ बड़ा करो, आप अपने जीवन में ऐसा कुछ करो, किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस को प्राप्त करो जिससे कि आपके देश को भी आपके ऊपर गर्व करने का मौका मिले, या फिर आपका देश आपकी तरक्की से खुश हो, या फिर आपकी तरक्की का भी हिस्सा बने। इसके बाद लास्ट वन क्या बोलता है हमसे, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। अब देखो भाई, फंडामेंटल ड्यूटी बोल रहा है कि 6 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं आप प्लीज़ उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। अब जब हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ देखी थी, वहाँ पे भी हमने देखा था कि यही बात हमें देखने को मिली कि प्लीज़ आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। अब यहाँ पे एजुकेशन पे इतना ज़ोर क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन ही वो तरीका है जिससे कि कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में डेवलप कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कई हमने ऐसे सक्सेसफुल लोग देखे हैं जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त नहीं करी, तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब MSc करना, इंजीनियरिंग करना, MBBS करना, ये चीज़ें नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है बेसिक लर्निंग, लिखना पढ़ना सीखना, बेसिक कैलकुलेशंस करना, एक लॉजिकल रीजनिंग की जो एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, एक लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो जनरेट करना बच्चे के अंदर। अगर बच्चा सोच ही नहीं पा रहा है, अगर बच्चा चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो आगे चल के ग्रो कैसे करेगा। तो बच्चे के अंदर ये सारी जो डेवलपमेंट होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है चीज़ों को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके, उसे जनरेट करने के लिए ही 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों की एजुकेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बार बार इतना ज़ोर डाला है। अब ये कब ऐड किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में। इसके पहले ये वाला जो प्रोविज़न है ना 11th वाला, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखने को नहीं मिलता था। ये कब ऐड किया गया है, 2002 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 86 CAA के द्वारा। चलिए, हमने पूरे के पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इनके बारे में तो बात कर ली। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। Yes, now we will learn them with an easy trick, with an interesting trick. चलिए, all right, let's spice it up with a quick story for mnemonic for the fundamental duties. इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो। चलिए, इमेजिन किया यू आर अ सुपर हीरो, आप एक सुपर हीरो हैं। हम सभी अपनी लाइफ के हीरोज़ होते हैं, तो आप भी एक सुपर हीरो हैं और आपका नाम है राइस। क्या नाम है आपका, राइस, RISE, राइस। एंड योर मिशन इज़ टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड इट्स वैल्यू। अब आपका जो मिशन है, हर एक सुपर हीरो का मिशन होता है कि हाँ हमें ये काम करना है, वो काम करना है। आपका काम क्या है, आपको नेशन को प्रोटेक्ट करना है और उसकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है। कैसे, यू स्टार्ट बाय, आप कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एज योर सुपर हीरो कोड। आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को अपना सुपर कोड बनाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरा स्टेप है आपका इंस्पायरिंग यूनिटी। आपको यूनिटी को इंस्पायर करना है बाय प्रोटेक्टिंग इंडिया सोवेनिटी। कैसे इंस्पायर करेंगे आप यूनिटी को, इंडिया की जो सोवेनिटी है उसे प्रोटेक्ट करके। तीसरा काम आप करने वाले हैं स्ट्रगलिंग हीरोइकली टू चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम फाइट। अब जो हैं आप स्ट्रगल करने वाले हैं हीरोइकली, किस चीज़ के लिए, ताकि आप जो फ्रीडम फाइटर्स के आइडियल्स है उस चीज़ को आप चेरिश कर सकें। फिर इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये उठाना है कि एक्सीलेंसिंग इन एवरीथिंग टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको हर चीज़ में एक्सीलेंस कर लेना है, हर चीज़ में बहुत अच्छा बन जाना है, ताकि आप क्या कर सके, ह्यूमैनिटी का एक एग्जाम्पल सेट कर सके। तो यहाँ पे RISE, R से रिस्पेक्टिंग, I से इंस्पायरिंग यूनिटी, S से स्ट्रगलिंग, E से एक्सीलेंसिंग। बट वेट, एज अ ट्रू चैम्पियन यू ऑल्सो हेल्प। अब आप क्या करने वाले हैं, पहला तो आपका एक जो मिशन है वो ये हो गया कि आपको अपने देश को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसकी वैल्यूज़ को करना है। प्रोटेक्ट किस तरीके से, RISE, राइस से करेंगे आप प्रोटेक्ट। पर आप वेट, आप तो एक चैम्पियन हैं तो आप हेल्प भी करेंगे। हेल्प कैसे करने वाले हैं आप, हार्मोनाइज पीपल, प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड अबॉलिशिंग डिस्क्रिमिनेशन। आप जो है ब्रदरहुड है उसकी फीलिंग को प्रमोट करने वाले हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप अबॉलिश करेंगे। दूसरी बात, इन्हांस नेचर्स ब्यूटी बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप नेचर की ब्यूटी को इन्हांस करने वाले हैं, कैसे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को भी तो बचाएंगे,
क्योंकि आप ही तो सुपर हीरो हैं, आप ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप क्या करने वाले हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं फ्रॉम द क्लचेस ऑफ विलेंस। विलेंस के क्लचेस से, विलेंस के चंगुल से आप किसको बचाने वाले हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को। लर्न एंड टीच द यंगर जनरेशन इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड गेट्स एन एजुकेशन। अब आप खुद भी सीखेंगे और यंगर जनरेशन को भी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, ताकि जो छोटे बच्चे हैं ना, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो भी सीख सके और वो भी एजुकेशन को प्राप्त कर सके। एंड डोंट फॉरगेट योर कूल क्विक्स। अब जो आपके कूल क्विक्स है ना, उन्हें मत भूलिए। और वो क्या है, एज क्या है, चलिए देखते हैं। एनरिच कल्चर बाय प्रिजर्विंग इंडियाज रिच हेरिटेज। अब हमारा जो एनरिच कल्चर है आप उसे मत भूलिए। किस तरीके से नहीं भूलना है आपको, इंडिया के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करके। डिफेंड द लैंड व्हेन विलन स्ट्राइक। अपने देश को डिफेंड करना है, बचाना है जब भी कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करे, क्योंकि आप ही तो सुपर हीरो हैं, आप ही तो देश को बचाएंगे। जैसे ही कोई विलन अटैक करेगा, कौन बचाने जाने वाला है, कौन डिफेंड करने जाने वाला है, आप। फिर ग्रो इंक्विजिटिव पावर्स डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। अब आपको क्या करना है, कुछ पावर्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी अगर आप डिफेंड करने जाओगे, पावर्स भी तो रिक्वायर्ड है। पावर्स कैसे मिलेंगी, बाय डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को जब आप डेवलप करोगे तो आप अपने आप पावरफुल बन जाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एम्ब्रेस कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। आपको जो लिविंग क्रिएचर्स है उनके लिए भी तो एक दया भाव होना चाहिए ना, जीव भावना होनी चाहिए कि भाई हमारे साथ वाले लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनका भी तो ध्यान रखना है। बिकॉज अगेन ओनली यू आर अ सुपर हीरो राइस, तो आप ही तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों का। वेल एवरी सुपर हीरो नीड्स अ सॉफ्ट साइड, क्योंकि भले कोई भी इंसान सुपर हीरो हो, पर उसके अंदर भी एक सॉफ्ट साइड तो होता है ना। इसीलिए आप क्या करने वाले हैं, लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की इजी ट्रिक, जिससे कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लर्न कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट था वो समझ आया हो, और इस छोटी सी ट्रिक के द्वारा, स्टोरी के द्वारा आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें, इतना बड़ी स्टोरी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखने वाले हैं राइस, हेल्प और एज के बारे में। आप हैं राइस, आप क्या करने वाले हैं, हेल्प किसके द्वारा, एज के द्वारा। तो आई रियली होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई हों। थैंक यू सो मच। मुझे लगता तो है कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी, अब थी या नहीं ये तो आपके रिव्यूज़ पर डिपेंड करने वाला है। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग, इफ़ यू वांट टू स्टडी द इंडियन पॉलिटी इन सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, अगर इसी तरीके से फ़न वे में आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स, जहाँ पे आप हमारे कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं और इंडियन पॉलिटी के बेटर नोट्स भी अपने आप में प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की इजी एंड फन वे में आपको नोट्स मिलें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके वो भी इंटरेस्टिंग बन जाए, बोरिंग ना रहे, तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए ब्रेनीपीडिया स्किल्स की वेबसाइट को एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ सो दैट यू कैन लर्न द इंडियन पॉलिटी इन द फन वे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।